हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 26 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज का पहला आर्टिकल है एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कि नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उनके द्वारा नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन लॉन्च किया गया है। आप सबको पता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक इंडिया में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। पूरे सप्ताह जो आपका न्यूट्रिशन मंथ है यानी सितंबर जो है आपका सितंबर 2021, हर वर्ष सितंबर जो है न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो उस दौरान नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन को लॉन्च किया फार्मर्स के लिए यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये देख लीजिए, नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन फार्मर्स के लिए लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। इसमें क्या है, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी का कहना है कि जो हमारा देश है इंडिया, वो एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट इनके मामले में देखा जाए तो पूरे विश्व में नंबर 1 या नंबर 2 पे आता है, ये इन्होंने कहा इस दौरान। और ये जो नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया। ये इंडिया के प्रयासों से ही ऐसा हो पाया है। ये देख लीजिए, मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि उनके आने से पहले जो एग्रीकल्चर के लिए बजट था वो इंडिया में कितना था, 21,000 करोड़ रुपए, मात्र 21,000 करोड़ रुपए, इनका कहना ये है। लेकिन अब इंडिया का बजट जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंड हो गया है, और वो एक्सटेंड कितना हुआ है, 1.23 लाख करोड़ से भी अधिक एक्सटेंड हुआ है। अब ये नहीं बताएंगे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को उसमें शामिल किया हमने, वो खैर अलग बातें हैं, ठीक है। फिर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। पहली बात तो फर्स्ट टाइम व्यूअर के लिए यही है कि 66% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। साथ ही साथ जो हमारे देश का लेबर फोर्स है उसका 55% एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कई बार एक्सपोर्ट में पूछा लोगों ने कि एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन कितना है, 15%, अराउंड 15% एक्सपोर्ट में जो है एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन है। जीडीपी में कितना है, इस बार 17.4% था मेरे ख्याल से। जो आपका बजट इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो एग्रीकल्चर का अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा, फार्मर्स के लिए। और बाकी आप याद रखिएगा, खरीफ, रबी, जायद। पहली बात तो ये रखिएगा, जो खरीफ होता है वो पैडी से रिलेटेड है, यानी बारिश के सीजन में उसका कल्टीवेशन किया जाता है। खरीफ बारिश के सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, रबी ठंडी के सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, और जायद जो है वो स्प्रिंग के सीजन में। अगर आपको मंथ भी याद रहे तो आप क्रॉप को मोस्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी क्रॉप खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, तो आप प्लीज यहाँ पढ़ लीजिएगा। खरीफ में क्या आता है, राइस तो कंपलसरी भाई, राइस आता है। कई जगह पे चेंज होता है, जैसे साउथ में क्या होता है, ग्राउंड नट खरीफ में आता है, और साउथ में राइस है, रबी में आ जाता है। तो ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी मेजर क्रॉप क्या है, कॉटन पूछ लेते हैं एग्जाम में, कॉटन किस फसल चक्र का हिस्सा है, खरीफ का हिस्सा है। बाजरा, मेज, ये सब आपकी खरीफ में आती है। रबी में वीट, ग्राम, जो मस्टर्ड कहते हैं, रैपसीड, बार्ले, ये आपकी आती है किसमें, रबी में। जायद में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आते हैं, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, नीति आयोग ने, मैंने आपको बताया था कि NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स डैशबोर्ड रिपोर्ट 2021-22, मैंने उसने बताया था ईस्ट असम या ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। ये देख लीजिए, ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है NER SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड, इतना याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको अचीव करने के लिए इंडिया बहुत अथक प्रयास कर रहा है, खास करके नीति आयोग, उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसलिए नीति आयोग ने फर्स्ट एडिशन जारी किया है NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड 2021-22 के लिए। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, नीति आयोग और UNDP का कोऑर्डिनेशन है। ये 3 संस्थाएं शामिल हैं। जो इंडेक्स की रिपोर्ट आई है NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट, इसमें कहा गया है 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, मैंने आपको बताया था 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये एनालिसिस किया गया है, उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की गई है। अच्छा, किस लिए, देखिए 2020 फरवरी में गुवाहाटी में बैठक की गई थी SDG कॉन्क्लेव, तो उसमें डिसाइड किया गया था कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लिए भी ऐसा SDG इंडेक्स जारी होना चाहिए अलग से। तो इस बार जो नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए आया है उसमें 84 इंडिकेटर्स शामिल किए गए हैं, 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और 50 टारगेट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17 हैं, टारगेट्स कितने हैं, 169 है। और ये जो इंडिकेटर्स हैं वो 350 से ऊपर हैं, वो तो एक बार वीडियो में मैंने पढ़ा था, वो एग्जैक्टली याद नहीं है। ये जो आपका NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स में बताया गया है कि जो 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके 120 डिस्ट्रिक्ट्स में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका लोकलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताया गया है।
ईस्ट सिक्किम में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस की है, फर्स्ट आया है, स्कोर है 75.87। लास्ट आया है हमारा गोमती। कौन आया है? गोमती। ये है त्रिपुरा का। बाकी आप देख लीजिए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये आज की शुरुआत नहीं है, इसके लिए पहली बार इनिशिएटिव लिया गया था 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। ये पहला स्टेप था जब गवर्नमेंट का कोई कंसर्न हुआ कि चलो भैया कोई ग्लोबल एजेंडा होना चाहिए, हर कंट्री के लिए एक एजेंडा होना चाहिए। फिर 1992 में अर्थ समिट हो गई। अर्थ समिट के बाद एक ब्रंटलैंड कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई। फिर उसके आधार पे रियो प्लस 10 हुई 2002 में। रियो प्लस 10 हुई तो फिर उसके बाद वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग में ऑर्गेनाइज हुई। तो ये सब कुछ हुआ, तब जाके आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है इंप्लीमेंट हो पा रहा है। 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं, 2030 तक इनको अचीव करना है। खास बात क्या है, एसडीजी जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली अमेंडमेंट, ये सब लीगली बाइंडिंग है, एसडीजी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहली बार इन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई है जामनगर, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए। यानी उड़ान स्कीम के तहत जामनगर से पहली बार कोई डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए। देख लेते हैं वर्तमान में सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये याद रखिएगा, पहली बार डायरेक्ट फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई गई है उड़ान स्कीम के तहत। कहां से चलेगी? जामनगर, बेंगलुरु, हैदराबाद। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है याद रखने, जामनगर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा क्यों? क्योंकि 100 से अधिक टेम्पल हैं। फिर आप याद रखिएगा जामनगर में 4 मार्बल जैन टेम्पल्स हैं, इसलिए जामनगर फेमस है। इन 4 मार्बल जो टेम्पल्स हैं इनको 1574 से लेकर 1622 के बीच में बनाया गया था। अब आपको याद ये रखना है कि आपको क्वेश्चन देगा इनमें से कौन सा मंदिर जामनगर में लोकेटेड नहीं है, तो इन चारों का नाम आपको दे, जैसे वर्धमान शाह टेम्पल, रैजी शाह टेम्पल, शेठ टेम्पल और वसु पूज्य स्वामी टेम्पल। ये चारों टेम्पल जामनगर में आपको रटा होना चाहिए। जामनगर को गेटवे सिटी भी कहते हैं 4 धाम की, ठीक है, क्योंकि द्वारका आपको पता ही है, द्वारका वहीं पर है, इसीलिए गेटवे सिटी कहते हैं। जामनगर को वर्ल्ड की ऑयल सिटी भी कहते हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वहीं पर है, और साथ ही साथ सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड की रिफाइनरी भी जामनगर में है, रिलायंस रिफाइनरी, आपको पता ही होगा। तो ये सारे फैक्ट इस स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदिर से लेकर रिफाइनरी तक, गेटवे सिटी, 4 धाम के लिए छोटी काशी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उड़ान स्कीम देख लेते हैं, 2016 में लॉन्च की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उड़ान। पर्पस क्या था? गरीब आदमी को भी भैया प्लेन में बिठाना। ये 10 वर्ष के लिए ये स्कीम थी। बाकी कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 2500 किराया, ठीक है, 500 किलोमीटर तक के लिए, या फिर हेलीकॉप्टर में आधे घंटे के लिए, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उड़ान स्कीम के तहत कई बार लॉस हो जाता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वायबिलिटी गैप फंडिंग भी स्थापित की है। तो बस इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है नीति आयोग द्वारा इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए सिस्को के साथ पार्टनरशिप की गई है। देख लेते हैं। देखिए नीति आयोग जो कि थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने और सिस्को ने लॉन्च किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का अगला फेज। इसका नाम क्या है? WEP नेक्स्ट। WEP नेक्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का अगला फेज है। इसमें क्या होगा? नीति आयोग का जो फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है WEP नेक्स्ट, ये सिस्को टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। पर्पस क्या है? हमारे देश में वुमेन ऑन बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और इंडिया में स्टार्टअप सिस्टम को बेहतर करने के लिए, खास करके वुमेन फ्रेंडली। ये वर्ड नहीं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नीति आयोग ने 2017 में लॉन्च किया था। पहली बार इंडिया में कोई यूनिफाइड पोर्टल है जो कि सिर्फ वुमेन्स के लिए है, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड जहां से वुमेन्स आती हैं उनको सारी जानकारी प्रोवाइड करता है उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप की। 6th जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, इकोनॉमिक सेंसस कितने हो गए इंडिया में? 7 हो गए ना। 2019 में लास्ट हुआ था। पहला इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ था? 1977 में। करता कौन है इसको? CSO ने 1977 में पहला इकोनॉमिक सेंसस किया था। 7वां 2019 में हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे 6वें की बात कर रहा हूँ। 6वां देखिए आप, जो 6वां इकोनॉमिक सेंसस था उसमें बताया गया कि 58.5 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स हैं कंट्री में, जिसमें से 13.76% महिलाएं हैं, यानी कि 8.05 मिलियन। ये 6वें इकोनॉमिक सेंसस में बनाया गया। जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है ये क्या करता है? जो ग्रेटर इनोवेशंस होती हैं उनको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इनका कहना ये है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इसको डेवलप करने के बाद इंडिया में 2030 तक 170 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। साथ ही साथ GDP 1.5% बढ़ जाएगी। तो मैंने अभी बताया था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पहली बार इंडिया में अपनी तरह का एक अनूठा प्लेटफॉर्म है
जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड से आने वाली वुमेन्स को एंटरप्रेन्योरशिप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो नीति आयोग ने 2017 में लॉन्च किया था। हाल ही में सिस्को और नीति आयोग ने सेकंड फेज लॉन्च किया है, WEP नेक्स्ट, याद रखिएगा। नीति आयोग तो आपको पता ही है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था इसने। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था। इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है। CEO कौन है? अमिताभ कांत। बाकी आप देख लीजिए, एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं 4 होते हैं यूनियन मिनिस्ट्री से, ठीक है। और हाँ, नीति आयोग के 3 डॉक्यूमेंट है, याद रखिएगा। 3 ईयर एक्शन एजेंडा, जो 3 ईयर होता है उसको एक्शन एजेंडा कहते हैं। 7 ईयर का होता है मीडियम टर्म, और जो 15 वर्ष का होता है उसको विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट याद रखिएगा। लास्ट आर्टिकल है आज का, MSTC की नई कॉर्पोरेट ऑफिस का कोलकाता में इनॉग्रेशन किया गया है। यूनियन स्टील मिनिस्टर रिसेंटली चेंज हुए थे, कौन है इस समय? देख लीजिए, रामचंद्र प्रसाद सिंह। कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये यूनियन स्टील मिनिस्टर हैं। यूनियन स्टील मिनिस्टर रामचंद्र प्रसाद सिंह, इन्होंने MSTC की नई कॉर्पोरेशन बिल्डिंग का न्यू टाउन कोलकाता में इनॉग्रेशन किया, ठीक है। ये IGBC सर्टिफाइड बिल्डिंग है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा सर्टिफाइड की गई है। इसके अलावा एक डाटा सेंटर भी इनॉग्रेट किया MSTC का। MSTC मतलब मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन। क्या? मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन। जो जहाज़ों के स्क्रैप होते हैं उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए रेगुलेशन यही करता है MSTC। इसकी नई कॉर्पोरेट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया है न्यू टाउन कोलकाता में। किसने किया है? श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि न्यूली अपॉइंटेड स्टील मिनिस्टर हैं। देखिए, सारे मिनिस्टर्स को बता चुका हूँ, आज स्टील का बता दिया, अब बता देता हूँ मैं आपको केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के। नए मिनिस्टर कौन है? पहले थे DV सदानंद गौड़ा, अब कौन है? मनसुख मांडव्य, याद रखिएगा, ठीक है। तो सारे मिनिस्टर्स हो गए हैं, आप ऐसे ही याद रखिएगा। MSTC की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि IGBC सर्टिफाइड है। IGBC सर्टिफाइड होने का मतलब क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन के लिए काम करती है। MSTC का फुल फॉर्म याद रखिएगा। MSTC का फुल फॉर्म क्या है? MSTC का फुल फॉर्म है आपका मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, इन्होंने बताया है कि लगभग 1.25 लाख करोड़ का वॉल्यूम का जो है ट्रांजेक्शन हुआ है इस बिजनेस में, यानी स्क्रैपिंग के बिजनेस में। उसके अलावा टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है 428 करोड़ स्क्रैपिंग के बिजनेस की बात की जाए सिर्फ। और अगर बात की जाए टैक्स की, तो 100 करोड़ से भी ऊपर टैक्स आया, टैक्स के बाद प्रॉफिट आया है। MSTC लिमिटेड, पहले इसको मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन कहते थे। इसकी स्थापना हुई 1964 में। ये क्या होता है? रेगुलेटरी बॉडी है एक्सपोर्ट ऑफ फेरस स्क्रैप। जितने भी ओल्ड शिप होते हैं या फिर फेरस स्क्रैप होता है, उनके स्क्रैप को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए रेगुलेशन इम्पोर्ट करता है। IGBC ने इस बिल्डिंग को रेटिंग किया है, तो 2001 में IGBC की स्थापना हुई थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अच्छा हाँ, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे, इंडिया की पहली प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग कौन सी है? IGBC की प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर रेटिंग होती है ना, तो IGBC की पहली प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है CII सोहराब जी ग्रीन बिजनेस सेंटर हैदराबाद, याद रखिएगा। IGBC रेटेड प्रोडक्ट में आपको बताया मैंने आपको, जो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे अच्छी बिजली की यानी एनर्जी की बजट करता है। बाकी आप ये देख लीजिए, ये खैर आपसे नहीं पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।